નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીની અંદર આપણે આવ્યા છે 23મો पाठ। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी तो इनके जो लेखक है धर्मवीर भारती। उनका जन्म है सन 1926 और निधन है 1997 में। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 में 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश को यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधायुग और कनुप्रिया 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधायुग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पे हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह है। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 ही किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो हम पढ़ते पाठ में कि बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज यानी कि स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था, उसको क्या कहते हैं, आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। रानी मंडी के प्रधान यानी कि मुखिया। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन गई थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान यानी कि बुलावा, पुकार पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उसमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। उपनिषद यानी कि वेदी के बाद की रचनाएं होती है वो। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी। उपनिषदें यानी कि मैंने आगे कहा वो वेदों की बात की रचनाएं होती है वो, और उनके हिंदी अनुवाद
सत्यांश प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई है। रोचक यानी कि दिलचस्प, अनेक चित्रों से सुसज्जित यानी कि अच्छी तरह सजी हुई। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध, पाखंडों यानी कि ढोंग, आडंबर, अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। अदम्य यानी कि जो दबाया न जा सके। कितनी ही रोचक घटनाएं थीं उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते हुए देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, पर होती घर छोड़कर भाग जाना। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधु के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन करना। अब खंडन करना यानी कि पुरानी मान्यताओं का विरोध कर उन्हें गलत साबित करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। रोमांचित यानी कि जिसे रोमांच हो जाता हो, जिसे रोमांच हो आया हो। माँ स्कूल की पढ़ाई पे जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, पूरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। कुल्हड़ समझते हो? कुल्हड़ यानी कि मिट्टी का छोटा बर्तन होता है वो। और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा भी जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। पिता मुस्कुरा रहे, कुछ बोले ही नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। दूसरी किताब थी तृष्टि द रंग, जिसमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं,
कहाँ वेल होती है और कहाँ साख होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई, उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, वो हरिभवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। तो यहाँ पर ये आपका जो पाठ है जो यहाँ पूर्ण होता है। यहाँ के शब्द जो है वो आपको लिख लेने हैं। समझ में आया? और इसके एक ફકરો અનુવાદ તમારે લખવાનો રહેશે, એક આપણે ભાષાંતર જે છે એ પ્રકારનો અનુલેખન જે છે એ તમારે હિન્દીમાં જ લખવાનો છે સારા અક્ષરથી, બરાબર? એ તમારું હોમવર્ક રહેશે અને આના શબ્દાર્થ લખવાના છે, બસ.